हेलो फ्रेंड्स, हमीद अमन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शफीक रज़ा आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड पेपर। और इससे पहले हमने फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट डाल दिए हैं। चैप्टर 1 के आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हमारी प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा बेटा आप लोग को। देखिए क्लास 10th की केमिस्ट्री और फिजिक्स जा रही है, और क्लास 11th की फिजिक्स जाएगी, मैथ जाएगी बेटा, और क्लास 12 की फिजिक्स समझ जाएगी आपकी। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो डाल रहे हैं और प्ले लिस्ट में सब ऐड करते जा रहे हैं। आपको तो देखना होगा तो प्ले लिस्ट खोल के आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दें आप ये क्लास 11 की फिजिक्स सेकंड पेपर का ये पार्ट 4 आपका जा रहा है। मैं मोहम्मद शफीक रज़ा हूं, और चलिए देखते हैं आज यहाँ पे पहली हेडिंग क्या है आपकी। इसके पहले जो हमने पढ़ा है उसको भी आपने ध्यान दिया होगा। तो आज की पहली हेडिंग है बेटा, तो ध्यान दें बेटा, आज की पहली हेडिंग है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक्स लॉ। देखिए क्या है कि हुक एक वैज्ञानिक है बेटा, जिन्होंने वस्तु की प्रकृति के बारे में बताया है कि वो किस तरह से कार्य करती है या उनमें कितना प्रत्यास्था पाया जाता है, उसमें किस किस का कोई क्षरभंगुर होता है, कितना नेता का होता है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हुक का नियम क्या है, ध्यान दें। सन 1678 ईस्वी में, सन 1678 ईस्वी में हुक नामक वैज्ञानिक ने स्प्रिंगों के आधार पर, किसके आधार पर? स्प्रिंगों के आधार पर एक नियम दिया। क्या दिया बेटा? एक नियम दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं। आप लिखिएगा कैसे, हेडिंग डालिएगा बेटा, हुक का नियम लिखिएगा कि सन 1678 ईस्वी में हुक नामक वैज्ञानिक ने स्प्रिंगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं। इनके अनुसार, उसने आगे लिखिएगा, इनके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, किस सीमा के भीतर बेटा? प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी पदार्थ में, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल, उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखना कैसे बेटा? ये पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा इनके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर स्थित वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां तक लिख लीजिएगा, और उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद लिखिएगा इस तरह से बेटा, ये तो समझाने के लिए था आपके, अब डेरिवेशन थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कह रहा है कि प्रतिबल, क्या कह रहा है बेटा? प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है किसके? विकृति के, है ना? प्रतिबल को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? या आपका ये हो गया, आपका प्रतिबल हो गया। अब यहाँ पे बराबर कर दिया, E इंटू क्या हो गया बेटा? विकृति हो गया। ये जो बराबर कर दिया, E लग गया, ये E जो बेटा आपका क्या है? E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, पदार्थ की प्रत्यास्थता गुणांक। पदार्थ लिख दीजिएगा, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक लीजिए, प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या बेटा आपका? प्रत्यास्थता गुणांक। अब E की विमा निकाल लीजिए। E की विमा कैसे निकालते हैं बेटा? ध्यान दें, यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा आपका? E बराबर हो जाएगा, यहाँ पे E रोक दिया तो प्रतिबल यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इंटू, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रतिबल बटा विकृति। क्या हो जाएगा बेटा? विकृति। हमको निकालना क्या है? E का मात्रक, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। तो यहाँ पे लिखिएगा नेक्स्ट, E का मात्रक बराबर क्या होगा बेटा? प्रतिबल का मात्रक। किसका मात्रक? प्रतिबल का मात्रक।
राशि होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो जो ई का मात्रक होगा वही प्रतिबल का मात्रक होता है, यानी प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, हमने बताया था क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं बेटा प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा और इसका विमा लिखिएगा। ई का मात्रक मिल गया बेटा, ई का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब ई की विमा लिख लीजिए, ई की विमा ml-1 t-2, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। समझ में आया बेटा, नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से वीडियो पॉज करके। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग बेटा। थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, इसी में क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका है प्रतिबल, इसका मतलब क्या है बेटा कि किसी वस्तु पर जब प्रतिबल का मान बढ़ाया जाता है तो विकृति का मान भी बढ़ता है। ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा कि प्रतिबल का मान बढ़ने पर विकृति का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। यह स्ट्रक्चर बना के इतना लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि प्रतिबल का मान बढ़ाने पर विकृति का मान भी बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन बेटा, ये हुक का नियम है। ठीक है ना बेटा, ये देखिए जब भी हुक का नियम रहेगा तो ये स्ट्रेट क्या होगा, ये सीधा होगा। ठीक है ना बेटा, यानी यहाँ पे जो वस्तु पाई जाएगी वो क्या होगी बेटा, अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। जहाँ पे वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ जाती है वो हुक का नियम पालन करती है। वो वस्तु कैसे होती है बेटा, हुक का नियम पालन करती है। आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा प्रतिबल का मान बढ़ने पर विकृति का मान भी बढ़ रहा है या बढ़ता है। ठीक है बेटा, बढ़ रहा है या बढ़ता है, लिखिएगा। ठीक है बेटा, ये लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट राइटिंग देखते हैं। डिफरेंट लिखते हैं यहाँ पे कि प्रतिबल विकृति वक्र, ये आपको लिखना है बेटा, हेडिंग डालिएगा प्रतिबल विकृति वक्र स्ट्रेट स्टैंड कर। ठीक है ना, सी ये पूरा एकदम बना लेना बेटा आप लोग, प्रतिबल विकृति वक्र ये हेडिंग डाल दीजिएगा और ये वाला स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या है, ये ऊपर विकृति दर्शाया जा रहा है, ये आपका प्रतिबल दर्शाया जा रहा है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है बेटा, फिर यहाँ सर्कल से टर्न हुआ है, ये देखिए, फिर यहाँ से देखिए इस तरह से डाउन हुआ है, फिर यहाँ सर्कल से ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है ना, इस तरह से बना लीजिएगा। ए पॉइंट ए जो बेटा आपका है अनुपातिक बिंदु, पॉइंट बी जो आपका प्रत्यास्थता सीमा, बिंदु डी जो बेटा पॉइंट डी जो है आपका ये चरण त्वरण सामर्थ्य, और पॉइंट ई जो है आपका विभंजन बिंदु। देखिए इसमें 4 पॉइंट होगा, आपको लिखना क्या है 4 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट या तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है ना, बनाने के बाद एक एक पॉइंट करके हम इसका देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट पे लिखना क्या बेटा कि बिंदु O से A के बीच, बिंदु O से A के बीच, इसके बीच लिखना किस तरह से, बिंदु O से A के बीच पाए जाने वाले वस्तु प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होती है। यानी बिंदु O से A के बीच में ग्राफ द्वारा, इस ग्राफ द्वारा दर्शाया जा रहा है या बताया जा रहा है। ठीक है ना, लिखिएगा पॉइंट में कि बिंदु O से A के बीच जो वस्तु पाई जाती है वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होती है। ठीक है ना, अतः इस वस्तु पर या इन वस्तुओं पर लगाए गए विरूपक बल, ठीक है बेटा, लगाए गए विरूपक बल को हटा दिया जाता है तो
तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अथवा मूल अवस्था में आ जाती है। याद रखना, आ जाती है, प्रयास नहीं करती है, आ जाती है, प्रारंभिक अथवा मूल स्थिति में वापस आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु O से A के बीच में पाई जाने वाली वस्तु हुक के नियम का पालन करती है। ठीक है ना, इस तरह से लिखिएगा। सुन लीजिए, फिर से लिखना कैसे। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि बिंदु O से A के बीच में जो वस्तु पाई जाती है वो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर आती है। यहां तक लिखिएगा। उसके बाद अगली लाइन से लिखिएगा उसी में कि इन वस्तुओं पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अथवा मूल अवस्था में आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं O से A के बीच में पाई जाने वाली वस्तु हुक का नियम का पालन करती है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं बेटा आपका। मेरी आवाज सुन के बढ़िया से आप लोग पुश करके एक पॉइंट देख के लिखिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, उसके बाद एक करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, कह रहा है कि बिंदु A और O के बीच की बात कर रहा है। किसके बीच की बात कर रहा है बेटा? A और B के बीच की बात कर रहा है। A और B के बीच कह रहा है बिंदु A और B के बीच पाई जाने वाली वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाता है। लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु किसको हटा लिया जाता है बेटा? लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अथवा मूल स्थिति में आने का प्रयत्न करती है। क्या करती है बेटा? मूल स्थिति का प्रयत्न करती है। मूल स्थिति में आने का प्रयत्न, प्रारंभिक अथवा मूल स्थिति में आने का क्या करती है बेटा? प्रयत्न करती है। वहां पे क्या था? वहां पे था कि आ जाती है, यहां पे क्या करेगी? प्रयत्न करती है। ठीक है ना? फिर से देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है कि बिंदु A तथा B, कह रहा बिंदु A तथा B के बीच पाई जाने वाली वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अथवा मूल स्थिति में आने का प्रयत्न करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बेटा आपका। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 2 पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 में बेटा आपका कह रहा है कि बिंदु B से C, बिंदु B से C तथा C से D में पाई जाने वाले वस्तुओं पर जब विरूपक बल का मान बढ़ाया जाता है, इसका मान, विरूपक बल का मान क्या होता है बेटा? बढ़ाया जाता है तो वस्तु अपनी प्रत्यास्थता सीमा को पार कर जाती है। किस सीमा को बेटा? प्रत्यास्थता सीमा को पार कर आगे चली जाती है। प्रत्यास्थता सीमा को पार कर आगे चली जाती है। पार कर आगे चली जाती है। अब बताइए, प्रत्यास्थता सीमा को पार कर आगे चली जाती है तो क्या वो वापस आ पाएंगी? अपनी प्रारंभिक मूल स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो वही पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु B से C तथा C से D के बीच पाई जाने वाली वस्तुओं में जब विरूपक बल का मान बढ़ाया जाता है तो वस्तु प्रत्यास्थता सीमा को पार कर आगे चली जाती हैं और विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अथवा मूल स्थिति में वापस नहीं आ पाती है। ये 3 घंटा तीसरे पॉइंट में आप लिख लीजिएगा इतना। ठीक है, अब प्रत्यास्थता सीमा को हम बताएं क्या होता है बेटा? प्रत्यास्थता सीमा वह स्थिति, वह कंडीशन, वह पोजीशन होती है कि जब वस्तु टूटने वाली होती है। ठीक है ना? और उसी पॉइंट को हम नोट कर देते जहां पे प्रत्यास्थता सीमा बताते हैं आपको। तो यह तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। तीनों लिख लीजिएगा बेटा। पुश करके वीडियो सुनिए, बढ़िया से बढ़िया सुनिए, पुश करिए, लिखिए। पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि बिंदु D से E 2 कंडीशन अप्लाई करता है। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है बिंदु D से E के बीच पाई जाने वाली वस्तुएं 2 स्थिति को दर्शाती है। कितनी स्थिति को बेटा? 2 स्थिति को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिंदु D से E के बीच पाई जाने वाली वस्तुएं 2 स्थितियों को दर्शाता है या 2 स्थितियों को दर्शाती है। पहली स्थिति क्या है बेटा? पहली स्थिति यह है कि जब D और E के बीच की दूरी कम होती है। क्या होती है बेटा? कम होती है। पहली स्थिति में लिखिएगा आप लोग
कि जब D और E के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे जो वस्तु पाई जाती है वो भंगुर वस्तु होती है। कौन सी होती है बेटा, भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जो चूर चूर हो जाए, ठीक है ना, हथौड़ा मारने पर जो टूट जाए, विखंडित हो जाए, ठीक है बेटा। बिंदु D और E के बीच की दूरी जब कम होती है तो यहाँ पे जो वस्तु पाई जाती है उसे भंगुर वस्तु कहते हैं। और दूसरी स्थिति कह रहा है जब बिंदु D और E के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे जो वस्तु पाई जाती है उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण बेटा, तन्यता का गुण पाया जाता है। ओके, 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विभंजन या भंजन प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये होता क्या बेटा, कह रहे कि जब हम किसी तार पर वेट डालते हैं, वेट का मतलब होता है भार, जब हम किसी तार पर वेट डालते हैं तो तार की लंबाई में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। आप देखते हो ना, और वेट डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब तार क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना, टूटने नहीं देना है। ये तार जितना अधिकतम वजन सह सकता है वही क्या करता है, उसका भंजन प्रतिबल। लेकिन ये परिभाषा ऐसे नहीं, हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, ध्यान देना कि परिभाषा किस तरह से होगी। कह रहा है कि किसी तार पर दिया गया अधिकतम या दिया गया महत्तम प्रतिबल, दिया गया महत्तम प्रतिबल, महत्तम प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि किसी तार पर दिया गया महत्तम प्रतिबल जिसे वह तार सहन कर सकता है, वह तार बिना टूटे, बिना टूटे, ध्यान दीजिएगा कि किसी तार पर दिया गया वह महत्तम प्रतिबल जिससे वह तार बिना टूटे सहन कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, सहन कर सकता है, उसे सहन कर सकता है, उसे उस तार का भंजन प्रतिबल कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, आप उस करिएगा, लिख लीजिएगा, फिर से एक बार लिख लीजिए कि किसी तार को दिया गया वह महत्तम प्रतिबल जिससे वह बिना टूटे सहन कर सकता है, उसे उस तार का विभंजन प्रतिबल कहते हैं। क्लियर बेटा, आप बहुत ज्यादा करिएगा, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ओके बेटा, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर से कोई भी कमी होगी हमारे पढ़ाने में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। और एक हमारा एक पर्सनल चैनल है, आप लोग भी जानते होंगे, और उसे आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, हम नाम लिख दे रहे हैं उसका, ये वीडियो लास्ट में देखिएगा बेटा, आप लोग उसे सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के 1-2 महीने के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट के आपके वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे चैनल का नाम, उसे आप सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे चैनल का नाम होता है डायमंड एजुकेशन, डायमंड एजुकेशन गुफरान खान, GUFRAN गुफरान खान। बेटा इसे आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और 1-2 महीने के अंदर आपको क्लास 10, क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी वीडियो, ठीक है ना। और एक ही सब इसी तरह से समझाया हुआ मिलेगा आपको, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोस और हिंदी, सब चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड को भी इससे फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।